कल एक डेफिनेशन डेरिवेशन करी थी, उसी को सिस्टमेटिक वे में करने का टाइम है। ठीक है, सबसे पहले सभी सॉल्यूशन बनाते हैं इस तरह से, ऐसे करके ये सॉल्यूशन है, और इसको बहुत सारी वायर लिपटी हुई है, सब कुछ सोच के देख लो, अपने इमेजिनेशन कर लो। और ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेके आगे तक की डिस्टेंस को हम लोगों ने नाम दिया एल, और सेंटर से पीछे तक की डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, माइनस एल। कल जो कहानी L/2 थी, आज वो L और माइनस एल में जा चुकी है। पहले डायग्राम बनाएंगे ध्यान से, वो लंबा टाइम लगेगा, डेरिवेशन को ध्यान से होते हुए देखना, और उसको कम से कम 4-5-6 बार अपने अभ्यास में लेके आना। बहुत कट सवाल मिलेगा सीधे कि तुम्हें आता है कि नहीं। लोगों ने आज वो पढ़ा था क्या, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, इनफिनिट वायर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइंड 1 एम्पियर हाईलाइट करके बोला गया, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर, ऐसे करके कुछ लिखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे करके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली एक बात ये भी है कि जो भी नया चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नया नया कठिन लगता है, तुम्हारी चीजें आसान लगती हैं। जैसे कि आज की डेट में तुम्हें चैप्टर 1 के कंपैरिजन में सारे कठिन लगते होंगे, लेकिन 1 ऑलमोस्ट आता है कि उसमें कौन से टॉपिक है, तो बस चीजों को पुराने होने दो, वो अपने आप सेट हो जाती हैं, उसकी चिंता नहीं। अच्छा, इसमें काम की बातें सुने ध्यान से। इसमें बहुत सारे गोले हैं, मैं कहता हूं कि इसमें एक छोटा सा गोला जो तुम्हें दिखना चाहिए वो ये है। इस छोटे से गोले की जो चौड़ाई है वो dx। इसी के पहले डायग्राम लेवल करेंगे, तुमसे कहा ना कल मैंने जो भी करा आज मैं कुछ सिस्टमेटिक करूंगा, तो टाइम लग जाएगा इसकी लेवलिंग करने में। ये dx है, ठीक। उसके बाद में काम की बात है कि सेंटर से लेके, मैं एक और लिख देता हूँ, इसकी रेडियस कितनी है r, सॉलिड की रेडियस। सेंटर से ये वाला जो लेंथ है वो x है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां से इस r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं किसी मैग्नेट के द्वारा सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। क्यों निकालना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ाया था, उसको ध्यान से देख लो बस। खोल खोल, 50 लेट हो रही है क्या, इसी टाइम पे आ रही है, सीधा जाकर स्कूल के ड्रेस में। हाँ भाई, मैं ये सेंटर से क्यों नापता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हें पुरानी बातें याद दिलानी पड़ेगी। मुझे बहुत शांति सुनानी है इसमें, बहुत शांति, शांति ही सुननी है तुम्हें इसमें, शांति से नहीं सुनना। इसमें पहली शांति, सेंटर से डिस्टेंस नापी जाती है, उसे क्या कहते हैं, x। हमने सेंटर सारी वैल्यू निकाली है, सेंटर से निकली वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के 2K में x, सेंटर से डिस्टेंस नापी। सेम टू सेम मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे पास में ये एक सॉलिनॉइड है, और तुम लोगों ने सॉलिनॉइड के अंदर जो डिस्टेंस नापी कहां से नापी है, सेंटर से। एक और छोटे सवाल का जवाब दो, अगर सेंटर से नापी गई दूरी ये वाली r है, इसको x बोलने का मन है तो x बोल दो, चाहे s पहले आ चुका, ठीक है, r ही कहते हैं। सेंटर से नापी गई दूरी r है, तो अगर ये वाला टुकड़ा x है जो कि तुम्हें ऊपर दिखेगा, तो ये बचा हुआ टुकड़ा यहां से लेके यहां तक का क्या बचा रह जाएगा, r में से x निकला, ये टुकड़ा क्या बचेगा, r माइनस x। सबसे पहली काम की बात तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम्हारे पास में सॉलिनॉइड में कितने गोले, एक गोला, 2 गोले, 3 गोले, ऐसे करके बहुत सारे गोले हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। बस एक छोटे से गोले की चौड़ाई क्या मानी गई है, dx। एलिवेशन करने से पहले सबसे पहला सिस्टम, उसमें रखे गए सारे एलिमेंटों के नाम देखो, उनको समझो। सबसे पहली बात, हम मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकालेंगे, सेंटर से, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। और अगर मैं इस दया पे आ जाऊं कि डेरिवेशन कठिन है, तो तुम्हें थोड़ा ऊपर ऊपर से निकाल दूं, तो बिल्कुल गलत है। कठिन है तो तुम्हें एक दिन के लिए कठिन लगती है, लगातार 2-3 दिन जब तुम उसको देखोगे तो कठिन नहीं लगती। तो ऐसे दया भाव का फायदा नहीं है, मतलब पॉइंट टिप टू टॉप देखें, जैसा है वैसा देखें। सेंटर से नापी का डिस्टेंस r, उसमें से पहली वाली दूरी x है, तो बची हुई डिस्टेंस r माइनस x। मैं बस एक छोटे से गोले से निकालूंगा और बाद में क्या कर दूंगा, इनको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहां से कहां होगा, माइनस के एल से प्लस के एल तक। अगर तुम्हें कल तक की वो गलत वाली डेरिवेशन याद है हल्की हल्की सी, कि हम लोग कहां से निकालेंगे, पहले एक गोले का निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और फिर सभी गोलों का निकालने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे गोले हैं, सबका निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करना है। पॉइंट सबसे काम का पॉइंट ये सुनो,
सबसे ज्यादा काम का पॉइंट ये वाला जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके सिवाय कुछ भी काम का नहीं है इस पूरे खेल में। देखना पहले जरा ये बताएंगे, किसी भी रिंग के द्वारा जिसकी रेडियस r है, x डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता, उस b का फॉर्मूला अगर याद हो तो बहुत बढ़िया। रिंग के द्वारा एक वो डेरिवेशन जो तुम लोगों ने बहुत लंबे समय तक करी थी, वो याद दिलाओ, तो तुमने कल लिखी है, बस वही चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है? v नॉट अपॉन में 4 पाई, उसके बाद में i इंटू में 2 पाई r स्क्वायर और अपॉन में r स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिंग के द्वारा निकाली गई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, जो कि हमें याद होना चाहिए कम से कम। और बात ये भी है कि याद नहीं होता अक्सर, मतलब तुम्हें अगर लगता तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी नजर में कुछ धुरंधर हो, उससे पूछना रिंग का फॉर्मूला क्या, तो वो भी एक बार को अटकेगा कि अब एक्चुअली में ध्यान नहीं, हाथ दो है कि नीचे है कि ऊपर है, पता नहीं है। इसीलिए काम की बात है कि पहले तो ये फॉर्मूला सबको अब याद करना होता है, ऐसा नहीं तो पहले से याद नहीं है तो अब तो अपने आप गवा लोगे, ठीक है, ये याद होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें थोड़ा चेंज लेके आता हूँ, इसी फॉर्मूले को मैं पलट देता हूँ। हम इसी फॉर्मूले को कह सकते हैं b इज इक्वल टू में v नॉट अपॉन में 4 पाई i n dx a अपॉन में, ये r क्या चीज है, ये r क्या चीज है, रेडियस, और x क्या चीज है, डिस्टेंस। चलो यहां से बता इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r है, और हम जहां से डिस्टेंस नाप रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स। तो मैं भी वही लिख रहा हूं, डिस्टेंस है r माइनस, रेडियस है पहले तो r, और डिस्टेंस है r माइनस, एक सेकंड, r माइनस एक्स का स्क्वायर और उसकी होल पावर डिवाइड। ये वाली जो रेडियस है वो तो r है, और यहां से आता है कि डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स। जैसे ये डिस्टेंस x है वैसे ही करके ये डिस्टेंस r माइनस एक्स है। पहली बात तो ये कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में किसी को दिक्कत नहीं है, मैं कुछ कुछ एलिमेंटों पे टिक लगाऊंगा। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं वो बताता हूं। मैं तो बोलता हूं कि रिंग का फॉर्मूला ये है, मैं इसका यूज करूंगा। अब ये कहां से आया वो समझोगे। सबसे पहली बात तो ये कि सभी के दिमाग में बहुत छोटी सी बात ये जाननी चाहिए कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेम टू सेम आ गया, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई आ गया, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पर रेडियस आ गई, एक्स यहाँ पर डिस्टेंस है, तो r माइनस एक्स भी यहाँ पर, r माइनस एक्स इस गोले से दूरी नापी गई है, r माइनस एक्स, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर पावर 3/2 पावर 3/2। पहले उन लोगों को मैच करो, सामने रखे गए हैं। अब जो कहानी मैच करवानी है वो सुनो, मुझे तुम्हें ये a बताना है। a बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर किसे कहते हैं, एरिया। आई मैच हो चुका सभी का, हाँ जी आई मैच है। ये नीचे वाला आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर समझ में आता है, हाँ ये बिल्कुल मैच है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बिल्कुल मैच है। अब क्या मैच करना है, एन डी एक्स। अब सुनो, अगर एक गोले के द्वारा, पहली बात तो जरा ये बताओ एन इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन में एल, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एन मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू एन। मुझे छोटे सवाल का जवाब दो, जैसे एक रिंग के द्वारा इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो 100 के द्वारा कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई बाई एन कर लेंगे, सीधी सीधी बात। अगर 100 के द्वारा निकालना है। दूसरी काम की बात, अगर किसी आदमी का मन कैपिटल एन लिखने का नहीं है तो क्या लिख सकता है, एन मल्टीप्लाई एल। एल क्या चीज है, लंबाई। मैंने वही लिखा है, एन तुम्हें साफ दिखाई देगा, और एल यानी कि लंबाई। बताओ इस रिंग की लंबाई कितनी है, dx। तो मैंने इसको एल की जगह पर क्या लिख दिया, dx। बुद्धिमान व्यक्ति आराम से समझ सकता है कि n मल्टीप्लाई एल ही नंबर ऑफ टर्न्स है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई किया कि अगर 100 गोले होंगे तो 100 का मल्टीप्लाई। आदमी चाहे तो इसको क्या लिख सकता है, मल्टीप्लाई बाई n। किसी को मल्टीप्लाई n से शांति नहीं मिलती है तो क्या लिख सकता है उसको, n मल्टीप्लाई स्मॉल n मल्टीप्लाई l। और किसी को स्मॉल n मल्टीप्लाई l से भी शांति नहीं मिलती है तो उसको क्या लिख सकता है, n मल्टीप्लाई dx। एक ही बात है। अगर तुम ध्यान से इस चीज को देखोगे तो अपने पास में पाई आर स्क्वायर क्या चीज है, एरिया। n मल्टीप्लाई dx क्या चीज, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने गोले हैं टोटल, तो 100 का मल्टीप्लाई किया। आई क्या चीज है, करंट। ये डिस्टेंस पूरी की पूरी मैच होती है और सब कुछ सेम है। अगर तुम्हें अब भी एक चीज से आपत्ति, सब 2, तो 2 से आपत्ति मत करो, वो सिंपल है, 2 तो कांस्टेंट है। हाँ
ये बात पकड़ा दी ना। ध्यान से दोबारा सुनो, पूरा सिस्टम देखें। मैं तो पहले फॉर्मूला उतार रहा हूँ नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मतलब एक भी अक्षर आगे नहीं जाएगा और जैसे ये समझ में आएगा उसी में खेल खत्म, बात फुल स्टॉप पे जाके रुकेगी। बस इसको समझो कि फॉर्मूला ये सेम है। सबसे पहली बात दोबारा ध्यान से देखें, अगर अपने पास में ये कोई रिंग है, हमेशा रिंग वाइज डेरिवेशन है, इतना ही टाइम लगाती है, इतनी ही कठिन होती है और ऐसे ही लगता है कि यार कितनी कठिन है भगवान जाने। किसी किसी भी सिंगल रिंग के द्वारा किसी एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? किसी एक सिंगल रिंग के द्वारा एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, उसके बाद में आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या क्या लगेगा? रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2। इसी बात को तुमसे दोबारा कहता हूं, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो अपने पास में बी निकालने का तरीका ये भी हो सकता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई मल्टीप्लाई में पाई एल स्क्वायर क्या बोल सकते हैं? एरिया अपॉन में आ यानी कि रेडियस, तो इस वाले सॉलिनॉइड की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस हम जिस छोटे से गोले से निकालने की बात करने वाले हैं उससे इस पॉइंट की दूरी कितनी है? आर माइनस एक्स, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर आर माइनस एक्स का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2। काम का पॉइंट ये कि अपने पास में यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पे कितने गोले हैं? टोटल गोले कितने? कैपिटल एन, तो मल्टीप्लाई किया एन से। इतना सबको साफ होना चाहिए। हाँ पाई एल स्क्वायर ठीक है, टू की चिंता मत करो, दो तो एक आध दो गोले में सिमट जाते हैं, उसकी चिंता मत करो। 2 पॉइंट नहीं है, 2 तो कांस्टेंट है, उसका कोई लफड़ा ही नहीं है। लेकिन पहली बात है कि एन समझ में आता है कि हाँ एन यानी कि अगर 100 गोले होंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 होंगे 50 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी एन को हम लोगों को बदलना आना चाहिए। जैसे हम लोग पूरा का पूरा सेम लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई मल्टीप्लाई ए अपॉन में रेडियस का स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स डिस्टेंस का स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर हमारा मन करा कि हम कैपिटल एन को बदले तो किसे बदल देंगे? एन मल्टीप्लाई एल में। और अगर एल को सोचोगे तो एल क्या चीज है? लंबाई। और यहाँ पे जिस गोले की हम बात कर रहे हैं उस गोले की छोटी सी लंबाई कितनी है? dx। तो हम इसी लेंथ को स्विच कर देते हैं किसके साथ में? dx के साथ में। तो अगर बुद्धि लगाओगे तो समझ में ये आएगा कि ये और ये फॉर्मूला सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले सभी लोग यहाँ से यहाँ का स्विच देखो, ये और ये एक ही फॉर्मूला है, जिससे हम लोग किसी रिंग के द्वारा क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम बना के से लिख दो पहले, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं बस तुम्हें आंसर निकाल के दे दूंगा 2 से 4 मिनट के अंदर। पहले ये समझे कि रिंग के द्वारा जो फॉर्मूला है वही dx में कन्वर्ट किस तरह से किया? नंबर ऑफ टर्न्स की सहायता से। n का मल्टीप्लाई किया जिसको n into l कहते हैं, और उसी l को हम लोगों ने फिलहाल dx की नजरों से देख रखा है। बस इतनी सी बात है, ध्यान से। मतलब ऑब्वियसली पहली बार में चीजें अपने आप को थोड़ा सा तगड़ा महसूस कराएंगी लेकिन अच्छी हो जाएंगी। मतलब कभी ना मेरी नजरों से भी देख के देखो, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग इज मच इंपॉर्टेंट थोड़ी सी मेमोरी के साथ में, और कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया उस पर ध्यान देना। मैंने पुराने रिंग वाले फॉर्मूले को एन dx में तुमसे बोला है कि ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक रिंग है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे गोले हैं तो एन dx एन इंटू एल ही है, सेम टू सेम। ये उसी को देखो बस। चलो तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, इसके बाद वाली जो पूरी की पूरी फिजिक्स है, मतलब चैप्टर नंबर 6, 7, 8, तो तुम्हें एक एहसास दिलाएगी कि यार बालक अगर पहले 4 या 5 चैप्टर तक मेहनत कर ले, थोड़ी सी हिम्मत कर ले, बाद वाली स्मूथ जाती है, मजे आते हैं पढ़ने में, साल दुखते नहीं है, नॉन स्टॉप। कंसेप्ट कठिन नहीं है, ऐसे कंसेप्ट है यहाँ जो मजे देते हैं, बढ़िया आसान होते हैं, तगड़े समझ में आते हैं। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स 6, 7।
सा। ये लिख दिया। अब इसमें काम का पॉइंट सुनो। हमें सॉलिनॉइड के द्वारा क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो सॉलिनॉइड के एक गोले के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx लेंथ। बस ये बता दो इस छोटे से टुकड़े के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस छोटे से का बता दो, बाकी आंसर खत्म। वो एकदम स्टॉप पे आके रुकने वाला है। तो छोटे से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए एन डी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है? आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और एक्स में डायग्राम में देखिए सबसे छोटा कौन है? एक्स। उससे बड़ा कौन है? कैपिटल आर। और सबसे बड़ी दूरी कौन सी है? आर। आर है सेंटर से नापी गई मेन डिस्टेंस। तो मैं तुमसे बस छोटी सी बात ये और कह देता हूं कि देख भाई, अगर हमारा जो सेंटर से नापी गई डिस्टेंस है स्मॉल आर, वो रेडियस से काफी ज्यादा बड़ी हो जाए और यह डिस्टेंस एक्स से बड़ी तो है वैसे तो पहले से, पर और बड़ी हो जाए, तो नीचे ना आर दिखेगा ना एक्स दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा? स्मॉल आर का स्क्वायर। नीचे कोई सा आदमी नहीं दिखेगा सिवाय स्मॉल आर के। तो अगर मैं इसको दोबारा से नीचे लिख दूं तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। इस बड़ी दूरी की वजह से दोनों छोटे लोग मर जाएंगे। अपने पास ऊपर क्या बचेगा? आई ए एन डी एक्स और नीचे ये गायब, ये वाला भी गायब, सिर्फ क्या बचेगा? आर का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। आर के स्क्वायर की पावर अगर 3/2 है तो एक आदमी कट रहा है, 2 से 2 क्या बचेगा? ओनली आर की पावर 3। तो पहले तो यहां तक और पहुंचना, चलो यहां तक की ट्रेवलिंग करो आराम से कि एक छोटी सी लेंथ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड वो ऊपर वाला रिपीट किया मैंने। और बस तुम्हें एक लाइन और आगे बढ़वा दी कि अगर स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस से और एक्स से बड़ी हो जाए तो स्मॉल आर ही दिखेगा, और मैं कुछ नहीं लिखने वाला। हमारा सारा समय बस एक चीज में खपत होती है, इस जगह से इस जगह की ट्रेवलिंग समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। अब अगले सवाल का जवाब है कि अगर छोटी सी लेंथ dx है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? dv। और dv से अगर b निकालना है तो बस क्या करना है तुम्हें? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो मैंने dv को ऊपर लिखा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए एन डी एक्स अपॉन में आर क्यूब। दोनों तरफ क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बहुत सिंपल सी बात, dv का इंटीग्रेशन b, इसमें जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दो। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट है, एक ही आदमी कांस्टेंट नहीं है, कौन? dx। सवाल का जवाब देंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है? माइनस के एल से प्लस के एल, माइनस के एल से प्लस के एल, मतलब पीछे दूरी को नेगेटिव ही लेते हैं वाकई में अगर नहीं पता तो, और आगे वाली को पॉजिटिव लेते हैं। अगली काम क्या जरा ध्यान से बताओ। और म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए एन अपॉन में आर क्यूब। हाँ भाई, dx का इंटीग्रेशन x, और लेंथ कहां से कहां जानी है? माइनस के एल से एल। पहले क्या पुट करोगे? एल, फिर घटाएंगे क्या पुट करेंगे? माइनस के एल, और दोनों माइनस माइनस बढ़ते ही प्लस के एल हो जाएगा। मतलब बात है कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए एन अपॉन में आर क्यूब एल प्लस के एल। एक चीज दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो कि तुम्हें पूरे चैप्टर में इस कंसेप्ट के सिवाय कोई भी आदमी चलते बोलते किसी भी चीज में सवाल नहीं पूछेगा, सिवाय बस ये पूछ जाएगा कि बाल मैग्नेट है इक्वल सॉलिनॉइड की डेरिवेशन आती है, हाँ और ना, बस ये ध्यान रखना। आई ए एन अपॉन में आर क्यूब, एक छोटा सा काम बन गया अपना, एल प्लस एल 2l आ गया ना 2 डॉट के द्वारा। हालांकि तुम उसमें 2 लगा लोगे तो मुझे अब भी कोई आपत्ति नहीं है, सब 2 भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। 2 पॉइंट देंगे, 2 कभी भी कोई पॉइंट देंगे। अगर तुमसे कोई कहते कि यार 2 लगा दो तो हाँ, नंबर में कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे छोटे मोटे सवालों के जवाब देते हैं जरा। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, ये 2 मैंने आगे रख लिया, एन मल्टीप्लाई एल क्या बन जाएगा? अगर स्मॉल एन का एल से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा?
कैपिटल एन और नीचे क्या चल रहा है आर क्यू। एक सवाल और बस अंतिम अंतिम प्रश्न ये है कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई n, इसे क्या कहते हैं m, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट। अब किसी वायर में करंट है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट I मल्टीप्लाई a से निकलता है। अगर कोई मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकलता है, Q मल्टीप्लाई 2L से निकलेगा। तो I मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई n। और चौथे चैप्टर का लगभग अंतिम समय था, लेकिन ध्यान से देख लेना, शायद तुम्हें याद आ जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि I मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई में n, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो मैं बस रिप्लेस करने जा रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, यहाँ पे 2 सेफ है, I इंटू ए एन की जगह पे m अपॉन में आर क्यू, और मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या बोल दिया k, तो बन जाएगा 2km अपॉन में आर क्यू। और ये फॉर्मूला तुम्हें क्या समझ देता है, बस ये सवाल है। ये सेम फॉर्मूला कब आया था, जब तुमने डेरिवेशन की थी, सेंटर डिस्टेंस नापी थी, आर डिस्टेंस पे गए थे, तब तुम लोगों ने एक फॉर्मूला प्राप्त किया था। फॉर्मूला देख लेता हूं मैं, वो फॉर्मूला था ये, हमारे पास में अगर एक मैग्नेट है, सेंटर से डिस्टेंस नापेंगे और वहां से अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो निकल के आता है 2kp अपॉन में x क्यूब, दैट इज 2k अपॉन में x क्यूब, ये निकल के आता है। और सेम टू सेम आज हमने जब सॉलिनॉइड से भी डेरिवेशन करने की कोशिश करी तो भी फॉर्मूला वही सेम निकल के आया। इस बात का से मतलब क्या है, सोलिनॉइड इज इक्विवेलेंट टू, सोलिनॉइड इज इक्विवेलेंट टू, सोलिनॉइड इज इक्विवेलेंट टू किसके, बार मैग्नेट के। सोलिनॉइड बार मैग्नेट के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है उसका फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला, दोनों सेम है। तो पहले तो इस पूरे खेल को देखो, हाँ चीजों में दम है। और मैं तुमसे कल से उसी बात को कह रहा हूँ, ये कहानी खतरनाक है। एक आध जगह कहानी खतरनाक आती है, उस चैप्टर का मनोरंजक व्यवहार खत्म कर देती है, इसमें आनंद आ रहे थे कभी। और ये सोचो कोई आदमी पहले दिन पढ़ने बैठे हो, यही पढ़े सीधे, तो मन टूट जाएगा ना। तो बात देखिए आगे पीछे का सब बढ़िया, भाई तुम लोग एंटी गलत जगह मारी थी। अब इस खेल को दोबारा देखना, पेज नंबर क्या है, लिख दिया, सबने लिख दिया। एक बात शॉर्ट में देखना, ठीक, इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है तुम्हें बातों को समझाना कि देख भाई ये चीज कठिन है और इसको जब मैं 2-3 बार कर रहा हूँ तुझे कितनी बार करने की नीड है, खुद सोच। आज से लगभग 4 वर्ष पहले एक लड़का था, उसका नाम है मुनेर, पता नहीं से, और वाली से एक दोस्त था उसका रोहित नाम था। मैंने बोर्ड पे कुछ लिख दिया था, उसने ये कॉपी को उतार दिया, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते लिख देते हैं। तो फिर वो मुझसे पूछता है कि सर इसका मतलब क्या है। रोहित ने पूछा मुझसे, मैं कि कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे आंसर करके साइन बना देते हैं, आंसर हो गया, वो है ये। मुनेर ने उसको पूरी साल छेड़ा, इसलिए अगर आप 9 भी लिख देंगे ना बोर्ड पे, ऐसे भी ये इतने कमा रहे हैं उसे बता लेंगे, ये लगता कुछ काम का ही होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें सेंसिबली एक बात समझनी। अब तुम्हें उतारना नहीं है, ध्यान से देखो, ठीक है, फिर उतारने लग जाएंगे कहीं, ध्यान से बात समझें। सबसे पहली काम की चीज तो ये कि यहाँ से नापी की डिस्टेंस ये वाली कितनी है, x, इसकी लंबाई कितनी है dx, सेंटर से नापी की दूरी कितनी है r, बची डिस्टेंस क्या बची रह जाएगी r माइनस x, इसकी रेडियस कितनी है
किसी एक सिंगल के द्वारा बी का फॉर्मूला क्या होता है कायदे से म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई मल्टीप्लाई में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर मैं इसी फॉर्मूले को बदल दूं तो बदलने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये मैं बताता हूं। मैं सबसे पहली बात तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई में तो कोई चेंज आनी नहीं है, अपॉन में चेंज लाता हूं मैं। इस गोले की रेडियस आज भी कितनी है आर है, लेकिन आज जो दूरी हम जहां से नाप रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी आर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। काम का पॉइंट ये कि आई अपनी जगह पे रहेगा पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया, और इसको अगर 100 गोलों के लिए करना है तो क्या लगा देंगे कैपिटल एन, लेकिन उसी एन को बदल देते हैं किसमें एन मल्टीप्लाई एल में, और उसी एल को बदल देते हैं किसमें डीएक्स में, यानी कि हमने जो एन लिखा उसको बदला एन मल्टीप्लाई एल में और उसको बदला एन मल्टीप्लाई डीएक्स में। बस मैं एन डीएक्स वाले फॉर्मूले को तुम्हारे सामने रखूंगा, दैट इज जिस दिन डीएक्स आएगा उस दिन डीवी लगा देना। डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई में एन डीएक्स, और उसके नीचे क्या निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबसे पहली काम की चीज तो ये। उसमें अगला पॉइंट ये भी आता है कि अगर हमारी जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू रेडियस से और इसकी वैल्यू एक्स ज्यादा हो जाए तो सीधी सीधी बात है कि नीचे बस कौन दिखाई देगा स्मॉल आर, बाकी लोगों का कोई काम नहीं है। तो डीवी का फॉर्मूला क्रिएट होके आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एन डीएक्स और अपॉन में आर की पावर 3। और इस जगह बस क्या करना है हम लोगों को इंटीग्रेट काम से खत्म। इंटीग्रेट करने पे डीवी का इंटीग्रेशन डी इसमें बाहर कांस्टेंट के तौर पर म्यू नॉट 4 पाई एन ए अपॉन में आर की पावर 3 रह जाएगा डीएक्स, कहां से का माइनस के एल से लेके एल तक। डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा एक्स, और जब उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो आई एन ए अपॉन में आर क्यूब। अच्छा 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 हाँ भाई आई एन ए ये बन जाएगा 2l अपॉन में आर क्यूब। अगली काम की चीज इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तुम लोगों को एक आदमी कुछ दिख जाएगा एन मल्टीप्लाई एल, छोटी एन का जब एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल एन, यानी कि 2 सेफ है आई सेफ है ए ठीक है, लेकिन एन और एल का कैपिटल एन अपॉन में आर क्यूब, और अंतिम बात ये क्या बन जाता है एम, यानी कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इज 2m अपॉन में आर क्यूब। और अगर लोग इसको भी के में ले जाएं तो b इज इक्वल टू में 2km अपॉन में आर क्यूब। और ये किस बात का सबूत है कि हमने सॉल्यूशन से निकाला जो फॉर्मूला वो टोटली सेम आता है बाद में यूनिट का, यानी ये बोथ आर सेम थिंग। बस ध्यान से पूरा देख लो, ये इसकी असली लेंथ है, असली लेंथ भी दमदार रखती है अपने आप में, ठीक है कोई नहीं। अपने उसको शांति रिवाइज करना ऐसी चलो कोई नहीं। चैप्टर के मैप पर जाए, चौथा पॉइंट बता देखकर इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना, मतलब कि बस बीच में एक ही चीज तो खराब आई है, सब थोड़ी छोड़ दोगे। क्या चौथा पॉइंट क्या है भाई? Some and important terms to study magnetism, magnetization, spectrability, ठीक है। उसके बाद में स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ ए टेम्परेचर। देखें सम इंपोर्टेंट क्या लिखा है टर्म्स टू स्टडी मैग्नेटिज्म। इसको पढ़ने के लिए कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है, डेफिनेशन याद करनी है, कीवर्ड्स है वो याद करने हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सिस्टम है, मैं तुम्हें इसमें बहुत सारी कानिस्तानी नहीं कर सकता, मतलब फिजिक्स के असली चैप्टर का मजाक उन्हीं में आता है जो कठिन होते हैं, इनमें नहीं आता। लोग इसको इस वाले चैप्टर को तो पढ़ते तक नहीं है, पेपरों में रिवीजन करते हैं, पहले 4 बाद के 4, पहले 4 सबसे पहले पढ़े इसीलिए आते हैं, बाद के 4 सबसे आसान इसीलिए आते हैं, बीच के 6 बहुत कम पढ़े जाते हैं, और सबसे ज्यादा कम पढ़ने का रेट है 5वें का। पर तुम ऐसा मत करना, ये बात मैंने तो बता तो दी है, ठीक है भाई। इसमें कौन सी डेफिनेशन है पहले उनकी हेडिंग डाल दो। सबसे पहला तुम लोगों को पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये डेफिनेशंस हैं, इनके कुछ फॉर्मूले बनेंगे और यही वो बात है जो तुमसे कह रहा था कि जब तक इनके न्यूमेरिकल नहीं करोगे मैं इनको लिख के कितना भी आगे बढ़ जाऊं कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद में अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा है सस्पेक्टेबिलिटी, तीसरा है मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। और चौथा है रिलेटिव मैग्नेटिज्म, ठीक है। अभी पहले तीन ही लिखो। उसके साथ साथ इसमें कुछ चौथा पॉइंट लिख दे। चलो देखो, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, इसका दूसरा नाम है इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। उसके बाद में छठवां पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट। और छठवां पॉइंट लिखो, छठवां पॉइंट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अच्छा एक बात है और ऐड कर लेना छोटी छोटी सी। सबसे पहली बात देखिए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, क्या है बाद में जानेंगे। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, प्लेट का एक मुंह खा जाना बस, ऐसे बनाते हो। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सारी से डेफिनेशन है 5-6 इकट्ठी। एक अभी छोड़ दी है, रिलेटिव, रिलेटिव मैग्नेटाइजेशन। लोगों ने कल कुछ काम की सामग्री पढ़ी थी, एक बार उसे देख लो जिससे भी मैं इस पे आ सकूं। एक बार सभी लोग देखिए, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, 6 के 6 पॉइंट और एक बार चेक करो। एक्सिस, इक्वेटर और मेरिडियन, 6 ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक। तो सीधे सीधे लिखाया जा रहा है इन टॉपिक्स को, क्योंकि न्यूमेरिकली इवॉल्व होंगे तभी जाके दिमाग में डिस्कवर होते हैं अच्छे से। अब ये बताओ ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है। एक ऐसा प्लेन, वर्टिकल प्लेन जो किससे काट के जाता है, ज्योग्राफिक एक्सिस से। और मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा है, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो किससे काट के जाता है, मैग्नेटिक एक्सिस को। तो उसी को हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन में काउंट करेंगे, ठीक है। द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is called angle of declination, is called angle of declination represented by theta। अच्छा ध्यान से बात सुने। इन क्वेश्चंस इट इज गिवन एज, सवालों में इसको ऐसे देते हैं, इट इज गिवन एज थीटा ईस्ट और थीटा वेस्ट। इसको थीटा ईस्ट और थीटा वेस्ट में लिखते हैं, ऐसे दिया जाता है। इसको अगर नहीं पता है तो इसका बहुत तगड़ा यूज है हवाई जहाजों के अंदर। हवाई जहाज ऐसे नहीं उड़ते हैं, मतलब उनमें ध्यान रखना पड़ता है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस जगह ज्यादा है, कम है, रेडिएशन, रेडियो के सिग्नल वहां तक पहुंचेंगे प्रॉपर्ली कि नहीं, साउंड कम्युनिकेशन दिक्कत जो आती है उस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस जगह से हवाई जहाज को लेके जाना है। मैग्नेटिक फील्ड का बहुत तगड़ा रोल है उसके अंदर। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाती और सिग्नल नहीं पहुंच पाते, तो ये कुछ वहां पे जाके अटैच होता है। बहुत हाई लेवल की स्टडी है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाला एंगल, ये लिखा हुआ इट इज गिवन एज थीटा ईस्ट, ये ऐसे देते हैं थीटा ईस्ट और थीटा वेस्ट। जो पायलटों के सामने बहुत तगड़ा सा बोर्ड लगा होता है, सब पूरी की पूरी फिजिक्स है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं इसी कक्षा से होती है। ठीक है आगे सुनते हैं। चल भाई अगला सुनते हैं।
एंगल ऑफ डिप सुनो, एंगल ऑफ डिप को जैसा मान सकते हो, जैसे अगर मैं इसको समझाऊं थोड़ा सा बेसिक, तो अपने पास में ये कोई मैग्नेट है, तुम कभी ट्राई करना उस मैग्नेट को बिल्कुल बीचों बीच से बांध देना, बीचों बीच से एकदम सेंटर पे, और उसे किसी धागे से बांध के लटका देना, मजाल है जो सीधी आ जाए, वो हमेशा टेढ़ी ही आएगी, कभी भी ट्राई कर लेना, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एंगलों पे आएगी, कभी भी ट्राई कर लेना, बिल्कुल सीधा बांधना, सीधे टांगना एकदम स्ट्रेट, और वो सीधी नहीं लटकेगी बिल्कुल। सेंटर में हम लोग पेन को तो ला सकते हैं सेंटर में, किंतु सेंटर में स्टेबल हो सकता है जहां तक है, वो नहीं होगी कितनी भी कोशिश कर लेंगे। तो जब वो टेढ़ी होती है, जैसे कि मैं इस जगह खड़ा हूं, तो मेरी इस जगह की भी लोकेशन है, पृथ्वी को एक एक पार्ट में डिवाइड किया, मेरी जगह की लोकेशन है 77 डिग्री ईस्ट, फलाने मिनट फलाने सेकंड, एकदम सेट लिखा हुआ है, मतलब मैं गूगल पे चेक करूं मेरी इस जगह की लोकेशन और इस जगह की लोकेशन में डिफरेंस आ जाएगा, पृथ्वी को हर एक पॉइंट में डिवाइड किया गया है। बात यह कि जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे और वो लटकती है टेढ़ा मेढ़ा, तो उसने पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। फिर डीप साइंस है, इसको समझने के छोटा सा डायग्राम देखो, जैसे कि हमारे पास में अर्थ बनाना मत, ये इसका इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में, इसकी नहीं जाती, इसकी उल्टी जाती है, साउथ से नॉर्थ मानी है हम लोगों ने डीप। इसकी मतलब तुमने इसके पास में किसी मैग्नेट को अटका दिया मान लो बांध के, तो मैग्नेट ने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितना एंगल बनाया, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप कहते हैं। कोई भी मैग्नेट लटकने पर कितना एंगल बनाती है पृथ्वी के साथ में, उसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं, इसमें ध्यान रखो, बस ऐसा कुछ है, मैग्नेट का लटकने पे पृथ्वी के साथ में कितने का एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ डिप। ये पूरा का पूरा सवालों का सिस्टम है, इसलिए इस कहानी को जितना हल्के से ले जाओ ले जाओ, बस लिख लिख के हल्का हल्का, ठीक है, लिख देता हूं मैं, एंगल ऑफ resultant magnetic field of earth, angle of resultant magnetic field of earth with horizontal component of magnetic meridian is called angle of dip. Magnetic meridian is called angle of dip. Angle of dip. और इसमें भी काम की चीज है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अब बात है कि मैं डेफिनेशन लिख के बस एक कॉलम पूरा किया कि हाँ तुमने कुछ देखा है ऐसा, सवाल नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं है इस खेल को समझाने का, बुद्धि में जाएगा ही नहीं, कुछ चांसेस ही नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहें। अगली काम की चीज, जैसे हमारे पास में ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने 60 न्यूटन की फोर्स लगाई है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। सवाल का जवाब देंगे सभी लोग, अगर मुझे इस फोर्स को तोड़ना है तो ये कैसे टूटेगी, हम किसी की तोड़ना चाहते हैं, कैसे तोड़ेंगे, दोनों तरफ क्या बनाएंगे उसके 90, अगर उसके दोनों तरफ 90 बनाते हैं तो एक बहुत छोटी सी बात, थीटा के पास वाला कंपोनेंट cos थीटा is 60 cos 37 और दूसरा कंपोनेंट sin यानी कि 60 sin 37, सभी लोग वैल्यू पुट करें एक बार, cos 37 की वैल्यू 4/5, 5 से काटेंगे तो 12 चौक 48 न्यूटन, और जब यहाँ पे निकालेंगे वाला कितना आ जाएगा 36 न्यूटन। मतलब क्या वो सुनो, 60 नाम की जो फोर्स है वो पहली बात तो कितने का एंगल बना रही है 37 का, तो ये एंगल ऑफ डिप है, कितने का एंगल बनाए। दूसरी बात, इस 60 का हॉरिजॉन्टल में कितना कंपोनेंट है, कितना असर है सामने की ओर 48 न्यूटन, और इसका कितना असर है ऊपर की ओर 36 न्यूटन। तो ये जो ऊपर की ओर असर है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, और जो सामने की ओर असर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट पे अगर टेढ़ी फोर्स लगाई, टेढ़ी 60 लगाई,
तो उसमें पूरी 60 नहीं लगेगी, सामने कितनी लगेगी 48, और ऊपर कितनी लगेगी 36 की। तो जो सामने लगती है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो ऊपर लगती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो बात है कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस के साथ आ जाए वो हॉरिजॉन्टल है, और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाए वो वर्टिकल है। तो इस चीज को भी लिख लें बस शांति से। द मैग्नेटिक फील्ड which is along the axis, which is along the axis is called horizontal component. Along the horizontal axis is called horizontal component, उसको हम लोग ये वाला कंपोनेंट कहते हैं। और सीधी सीधी बात है कि इसका एंगल तुम जरा बताओगे एक बार, अगर अपने पास में पृथ्वी है और पृथ्वी में ये वाला क्या होता है, पीस से एंगल लाइन क्या बोलते हैं अपन लोग, इक्वेटर। तो इक्वेटर के साथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एंगल कितना होगा 0, और पोल के साथ में कितना एंगल होगा उसका 90 डिग्री। तो इस चीज को ध्यान से लिख लें कि अगर अपने पास में किसी भी मैग्नेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो सीधी बात है उसका इक्वेटर के साथ में एंगल होगा 0, और उसका पोल के साथ एंगल होगा, पोल के साथ जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री। अब ये कहानी तुम्हारे दिमाग तक ज्यादा नहीं पहुंचेगी, ये बात ऑनेस्टली ट्रूथ है। मैं तुम्हें अगर फिजूल में पंप दे दूंगी तो समझ में आ गया तो कोई फायदा नहीं है मेरी इस बात को कहने का। बस तुमने हल्का हल्का सुना है कि कुछ मैग्नेट होती है, लटकती है, एंगल बनता है, कुछ हॉरिजॉन्टल कुछ वर्टिकल, ठीक है, उतना ही काफी है। तुम चिंता मत करो। न्यूमेरिकल पोजीशन, जैसे कि तुम ऐसा मानो कि मैं तुम्हें किरचॉफ लॉ पढ़ा रहा हूँ, मैं सवाल नहीं करवा रहा, तो कहाँ समझ में आ जाएगा। जब तक मैं उसका सवाल नहीं डालूंगा तो मैं केसीएल समझ में नहीं आ सकता, केवीएल समझ में नहीं आ सकता। तो सेम टू सेम वही सिस्टम है। मैं बस तुम्हारे सामने डेफिनेशन बता तो दूं, पर मुझे ये भी पता है कि अंदर तुम्हारे दिमाग में इसमें से कुछ भी नहीं जा रहा, पर लिख लो फिलहाल। ये सारी कहानी बढ़िया सेट होती है, बेहतरीन सेट होगी, तो चिंता मत करो। तुम्हारी तो बात की है ना, मतलब अपन लोगों को कुछ समझ नहीं आता था, ये है क्या, इसीलिए पेशेंस रखें बस, यही तो सेट करना है। लेकिन एक चेंज ये भी है कि तुम इसके न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं कल ही करोगे, पर तुम इसका पहले बचा हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिनिश करोगे, और ये वाले सवाल तुम एंड में उठाओगे। मतलब तब तक के लिए तुम 2-3 दिन के लिए ऐसा मानोगे कि ये टॉपिक बस ऐसा है, तुम्हारी कॉपी में लिखा है, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, बात मैं साफ साफ कह रहा हूँ ऊपर से। सुनो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब कि कोई मैग्नेट कितनी ताकत से कितनी ताकत को व्याख्या कर सकती है, सामने दिखा सकती है, किसकी ताकत ज्यादा की ताकत कम है। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितने कम जगह में ज्यादा वजन होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जो जगह कम घेरे मास ज्यादा है वो भारी है, जो जगह ज्यादा घेरे मास कम है डेंसिटी कम है। तो वैसे करके इंटेंसिटी टोटली साउंड विद डेंसिटी, पूरी पूरी साउंड उसकी तरह मैच करती है। मैं बस एक चीज लिखूंगा, तुम बस वो कन्वर्ट करवा देना, कुछ खास नहीं। पहली बार रिप्रेजेंटेड बाय आई, it is represented by h, और it is represented by chi pi psi, जो बोलो। हाँ, और सही से ठीक है, अब ठीक है, अब बता। मैं ये ऐसे लग रहा है तो इसको ऐसे बना दूंगा, थीटा सा x थीटा सा x ऐसे बना दूंगा। ये 3 अलग अलग लेटर्स की रिप्रेजेंटेशन है, एक I से, एक H से, और एक ये CHI।
ये मेरा नंबर ये जहाँ पर भी ये रिकमेंडेशन दे रहा है ना वहाँ से इसको हटा दीजिए। हाँ भाई चलो ध्यान से पहले छोटी बात सुनो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कि किसी जगह पे किसी मैग्नेट का कितना प्रभाव है उसको कुछ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बस ये बताओ, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड है डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टी, सेम टू सेम। अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला बनाना तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि m पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि v, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, किसी को से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें m क्या चीज है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? q इंटू 2l। तो इसका फॉर्मूला होता है q इंटू में 2l। अच्छा एक बार दोबारा बताएंगे, वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है? वॉल्यूम एरिया इंटू में लेंथ लिख सकते हैं। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, मैंने लिखा एरिया इंटू में लेंथ। यही 2 होता तो कितना अच्छा रहता, कट जाता। 2 मान लो, काट दो, लेकिन 2 दिक्कत नहीं है, नंबर का भी दिक्कत नहीं है। 2 से 2 काटा तो बन जाएगा q अपॉन में ये, यानी कि चार्ज अपॉन में। चार्ज नहीं है ये मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ है, q अपॉन में ये। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम, और चार्ज की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ अपॉन में एरिया, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, आसान चीज है। ये पूरा जो तुम यहाँ देख रहे हो ना, मैं तुम्हें सही से बता दूं, सिर्फ तुम नहीं, इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरी धरती पे जितने भी बालक पढ़ रहे होंगे 12th क्लास में, उनमें से किसी को नहीं पता ये क्या चल रहा है। क्योंकि एरोप्लेन साइंस वाला बहुत ऊपर की लेवल की बात है, तभी आएगी जब सवाल कराए जाएंगे सामने से। उस मामले में निश्चिंत रहो, तुम कोई अनोखे नहीं हो जो सब, मैं तो बस लिखे जा रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं इसका मतलब। तो भाई रुक जा, तब तक की रुक जा जब तक मैं दोबारा लौट के ना उस सवालों में। मैं तो बस एक जगह से निकल के जा रहा हूँ फिलहाल, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, इसको भी लिख दें। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, external magnetic field to the permeability, is called H। ये भी लिखते हैं। permeability का फॉर्मूला म्यू नॉट, और परमिटिविटी का एप्सिलॉन नॉट, दोनों में पाई से अंतर है। और एक और छोटी सी चीज, अभी x क्या चीज है? सस्पेक्टिबिलिटी किसे कहते हैं? रेशियो ऑफ इसका एंड इसका, रेशियो ऑफ intensity of magnetization and magnetic field is called susceptibility। यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज I अपॉन में H। ये भी लिखना है। ठीक है, तो लिखित सामग्री हो गई। ये सारी वो चीजें जिसका मतलब तुम नहीं जानते, बस मेरे कहने पे तुम उसे लिख रहे हो, इस बात के साथ कि मैं तुम्हें इस कहानी को न्यूमेरिकली समझा सकता हूँ। थ्योरेटिकली बकवास करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सीधी सीधी बात ये है। तो कनेक्टेड सिस्टम है, नीचे वाले लगभग एक साथ जाएंगे, ऊपर वाले एक साथ जाएंगे। इसमें एक चीज लिख लेना बस, ऐसे बड़ा सा स्टार बना के, tan थीटा इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, bv अपॉन में bh। सब न्यूमेरिकल सिस्टम, पूरा का पूरा चौथा पॉइंट ही न्यूमेरिकल है। बस जाना होता है थ्योरेटिकली, इसीलिए गुजर गए।
हाँ, तो इस पूरे सपने के बाद में अगली बेहतरीन बातें, पॉइंट का नाम डालते हैं। चैप्टर की मैप का 5वां हिस्सा क्या लिखा है वो बता दो बस। कुछ लिखा होगा 5वां पॉइंट क्या है वो देख के बताएं। कोई भी चार को लेके अपने दिमाग में कैसी भी बात नहीं डालेगा, इस बात को ध्यान रखें। चार जैसा भी है लीव, अगली सारी चीजें अच्छी हैं, बेहतरीन है, बढ़िया है। 5वां पॉइंट क्या लिखा, टॉपिक का नाम बता दो बस। हाँ, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। तब दोबारा आई वगैरह को इंसर्ट कर दूंगा मैं, तब तुम थोड़े से और समझ जाओगे। आई और एच दोबारा ऐड करेंगे, सिकल करेंगे। ठीक है।